हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पर। आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है एसबीआई पीओ मेंस प्रिपरेशन के लिए, और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन जो कि मेंस में ही पूछा जाता है उसकी प्रिपरेशन लगातार जारी है। और आज हम बैंकिंग एक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे बैकग्राउंड में जो आपको ये एक शानदार सी बुक दिख रही है, ये बुक पर जोर शोर से काम चल रहा है। ये सभी सब्जेक्ट्स जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में आपको प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है इसमें कंपाइल किए गए। एट द सेम टाइम अलग अलग डिफरेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में भी ये बुक आपके लिए यूजफुल होने वाली है। ये बुक्स आपको और हमको जोड़ेगी इन क्वेश्चंस के साथ। आप हमेशा पूछते हैं सर कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, कुछ एमसीक्यूज होने चाहिए, कुछ लेवल स्टैंडर्ड पैटर्न का जो है क्वेश्चन हमारे सामने होने चाहिए। वो सब हमने जो है इसमें रखे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाएंगे, अपना फाउंडेशन जो है वो आप मजबूत कर पाएंगे। टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको होंगे, और दूसरी बात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उससे आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर जो हमारे हिसाब से लगता है कि इस तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, और पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन भी जो है आप इस बुक में कर पाएंगे। तो बस बेसब्री से जो है हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं, और आपको भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही ये बुक आपके हाथों में होगी, मार्केट में अवेलेबल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा डिस्कशन। आपको बता दें कि हम ये जो एसबीआई पीओ का सेशन ले रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, इन टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं। और अभी तक आपको पता होगा कि हम लोग बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आरबीआई एंड इट्स फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आज हम बात करेंगे बैंकिंग एक्ट्स इन इंडिया। क्लियर है? बैंकिंग एक्ट्स इन इंडिया पर हम दोस्तों आज बात करेंगे, और ये वो जो है बेसिकली टॉपिक है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के नॉलेज में नहीं होता, या इस पर डिस्कशन ज्यादातर क्लासेस में नहीं होता है। तो हमारी जो क्लास है, हमारा जो वीडियो है, वहां पर हम इसे नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि भैया सवाल जो है बैंकिंग की दुनिया में सबसे बड़ी नौकरी का है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, जो भारत में हर किसी एस्पिरेंट का सपना होता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक बैंकिंग एक्ट्स इन इंडिया। बाकी इन सब टॉपिक्स पर भी हम एक एक करके वीडियोस लेकर आ रहे हैं हर दिन। ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस जो है आपको हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में बैंकिंग एक्ट्स इन इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 टू 21। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वो है व्हाइल अ बैंकिंग कंपनी कैन अंडरटेक ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बट इट कैन नॉट ट्रेड इन गुड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब एक बैंकिंग कंपनी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकती है लेकिन वह माल में व्यापार नहीं कर सकती, क्लियर है, तो ये किस एक्ट की वजह से नहीं कर सकती? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि भैया ये जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की वजह से ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, ये एक जो है वो बैंक है। बैंक कहलाने के लिए इसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें डील कर सकती है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें रजिस्टर्ड है, इसमें पंजीकृत है, तो इसका मतलब यह है कि वो गुड्स में डील नहीं कर सकती, वो वस्तुओं में डील नहीं कर सकती। वो सिर्फ क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज में डील कर सकती है, लोन के लेन देन में डील कर सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या है हमारा, The minimum maturity period in respect of external commercial borrowing should be according to the amount। मतलब ये कि बाह्य वाणिज्य उधार, जब कभी हमारे यहां की संस्थाएं विदेशी लेंडर से या विदेशी जो है बैंकों से बाहर से उधार लेते हैं, तो उसका मिनिमम पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए उधार लेने का, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। हमारे यहाँ के व्यावसायिक संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान जब विदेशी लेंडर से उधार लेते तो मिनिमम टाइम पीरियड उसका कितना होना चाहिए? तो याद रखें इसका टाइम पीरियड होना चाहिए 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 वर्ष का मिनिमम समय जो है इसमें होना चाहिए, या तो 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स जो है इसका समय होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग, मेकिंग और इशूइंग ऑफ एनी promissory note, hundi or bill of exchange expressed to be payable to bearer on demand by a person
other than the Reserve Bank of India or the central government is prohibited under, मतलब ये कि भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांग पर वाहक को देय होने के लिए व्यक्त किए गए किसी भी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय के बिल को आकर्षित करना, स्वीकार करना, बनाना या जारी करना निषिद्ध है। मतलब ये कि सीधा सीधा यहां पर किया जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के अलावा कोई भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी नहीं कर सकता है, उसे आकर्षित नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो है कौन सा एक्ट है, तो आपको बता दें भैया, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31A, ध्यान रखिए, है ना। ये जो है ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार के अलावा कोई भी जो है वो बेसिकली प्रोमिसरी नोट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, ये सब जो है वो जारी नहीं कर सकता है और अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है। इस सब का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के पास है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सेक्शन जो है वो क्या है, सेक्शन 31, क्लियर है, ए ऑफ इन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, मतलब ये जो है अधिकार केंद्र सरकार और आरबीआई के पास सुरक्षित है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड्स, अब ये जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन प्रोवाइड करता है या सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। तो भैया ये जो है बेसिकली दोनों प्रोवाइड करता है, मतलब ए एंड बी, है ना। मतलब ये कि यहां पर रेगुलेशंस भी होती है, मतलब ये भी बताता है कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं, और दूसरी बात ये कि सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज ये भी जो है आरबीआई इसी के तहत करता है। तो मतलब ये कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो दोनों सही है। डी ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि लिखा है प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स को रेगुलेट करता है कौन, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर अगर बात हो रही है फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन, मतलब यह कि नियमों का ढांचा जो है यहां पर इसमें है, तो जी हां बिल्कुल सही है, विनियमन का एक ढांचा है ये। उसके बाद फिर सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज है उसका जो है देखरेख करने का काम भी जो है इस अधिनियम के तहत ही होता है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर इसका सी है, बोथ आंसर इज करेक्ट। व्हेन डिड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कम इनटू इफेक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हिंदी में बोलते हैं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, ये कब आया था, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं 16 मार्च 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, जिससे कि भारतीय बैंकिंग का संविधान भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 16 मार्च 1949। आंसर नंबर ए इज करेक्ट, या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ एनी बैंक अंडर सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब आरबीआई विनियमन अधिनियम की धारा डैश के तहत किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है। आरबीआई को किसी भी बैंक का निरीक्षण करने के लिए कौन सा सेक्शन जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो है परमिशन देता है, तो सेक्शन 35 जो है वो इसका आंसर है, आप याद रखेंगे। सेक्शन 35 के तहत आरबीआई किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द मिंटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स कम्स अंडर द एक्ट, भारतीय सिक्कों की ढलाई डैश अधिनियम के तहत आती है। तो अब भैया देखिए मिंटिंग की बात हो रही है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो इसमें नहीं आना है। मिंटिंग मतलब होता है सिक्कों की ढलाई, सिक्के बनाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली बना था। उसके बाद बात करते हैं करेंसी एक्ट, तो करेंसी में तो सिक्के भी आ जाते हैं, कॉइन भी आ जाते हैं, तो करेंसी एक्ट भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज कॉइनेज एक्ट 1906। हालांकि आपको बता दूं कि अब जो नया कॉइनेज एक्ट है वो है 2011। अब 2011 भी है, तो ऑप्शन में अगर 2011 है तो भी सही है, और अगर कॉइनेज एक्ट लिखा है तो ये पुराना वाला एक्ट है, ये भी सही है। बट ये है कि दोनों एक्ट एक साथ लिखे हुए आपको ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो ये वाला एक्ट आएगा, ये पहला एक्ट था कॉइनेज एक्ट, और या फिर ये आएगा जो अभी फिलहाल में है 2011 कॉइनेज एक्ट 2011। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज बैंक्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन से सहकारी बैंक या कौन से सहकारी क्षेत्र में बैंक कहलाने योग्य नहीं है। मतलब ये कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से इनमें से कौन से जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में बैंक नहीं कहलाते हैं। तो देखिए सिंपल नाम ही यहां पर लिखा हुआ है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो भैया ये तो बैंक कहला ही रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये तो बैंक है ही। उसके बाद फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, नाम में ही बैंक छुपा हुआ है। लेकिन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो भैया ये बैंक नहीं है, ये क्या है, ये सोसाइटी है, ये समिति है। जब सोसाइटी के कुछ लोग, समाज के कुछ लोग जो है मिलकर पैसा पूल करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल, तो वो कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पर बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नहीं आती, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है हमारे यहां अलग है। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो कौन सा है, तो वो है 1912। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम जो है 1912 है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 जो है वो सिर्फ बैंकों के लिए है। तो इसलिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नहीं कहलाती है, क्योंकि वो डिफरेंट एक्ट में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनिशियली पास्ड बाय व्हाट नेम। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो शुरुआत में किस नाम से पास किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है बैंकिंग यूनिट्स एक्ट, बैंकिंग यूनिट्स एक्ट 1949, 1956, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, 1949। अच्छा, उसके बाद फिर बैंकिंग फर्म्स एक्ट 1949। तो भैया ध्यान रखिए जो सही आंसर है वो है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 जो है वो बेसिकली पुराना नाम है किसका, या सबसे पहले जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम बैंकिंग की दुनिया का संविधान भी कहते हैं। क्लियर है, बैंकिंग की दुनिया का संविधान है। बैंकिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब इसी से डिसाइड होता है। तो इसका पहले जो नाम था वो क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। फिर बाद में क्या हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपको ये बात याद रखनी है। Regional rural banks are empowered to transact the business of banking as defined under। मतलब ये कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नानुसार परिभाषित बैंकिंग के कारोबार का संचालन करने का अधिकार है, किस एक्ट के तहत। तो भैया रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। देखिए ये सिंपल सी बात है, चेक वगैरह या वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि पैसा जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो जो डॉक्यूमेंट जिनसे कि पैसे का लेन देन होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्लियर है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद फिर बात की जाए तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये तो पूरे भारत में बैंकिंग का कानून है, तो ये आंसर भी नहीं है। फिर इसके बाद बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है, द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स। देखिए सीधी सी बात है, शेयर होल्डिंग्स को ट्रांसफर करने का ये एक्ट है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। तो ये तीनों नहीं है। जो सही आंसर है वो क्या है, जो आरआरबी पहला प्रथमा बना था 1975 में, और उसके बाद 1976 में एक्ट आया था रीजनल रूरल बैंक एक्ट या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम। ये जो है बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स को परिभाषित करता है। आपसे पूछा जाए रीजनल रूरल बैंक्स को परिभाषित करने का एक्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। आपको बता दूं वैसे जब आरबीआई बना था तो आरबीआई बनने से पहले उसका एक्ट पास हुआ था 1934 में, पहले पास हुआ था, है ना। 1935 में आरबीआई बना, 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ। एसबीआई भी ऐसे ही है कि एसबीआई जो है बाद में बना, पहले एसबीआई का एक्ट पास हुआ 1955 में, है ना। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड भी बाद में बना 1982 में, नाबार्ड के बनने से पहले 1981 में नाबार्ड का एक्ट पास हुआ। मतलब ये कि बेसिकली कोई सरकारी संस्था बनती तो है लेकिन पहले उसका एक्ट पास होता है फिर वो बनती है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि रीजनल रूरल बैंक्स पहले एस्टेब्लिश हो गया, है ना। प्रथमा बैंक 1975 में 2 अक्टूबर को, और उसके 1 साल बाद रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में पास हुआ। प्रथमा बैंक रीजनल रूरल बैंक था, जो पहला रीजनल रूरल बैंक कहलाता है, एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। लेकिन रीजनल रूरल बैंक का कानून कब पास हुआ, 1976 में। ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय बैंक्स इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ, मतलब ये कि ब्रांचेस को खोलने का जो प्रोविजन है, ब्रांचेस को खोलने का जो प्रोविजन है वो बेसिकली किस धाराओं के तहत होता है ना। तो आपको बता दूं, द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय बैंक्स इज गवर्न्ड बाय, यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, मैं सीधा सीधा सारे एक्ट्स की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो चेक वगैरह होते हैं, वो सब जो है बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है, ब्रांच ओपन करने से रिलेटेड है ना। सेक्शन 45 बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट है ना, बैंकों के नेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, तो ब्रांच खोलने का कोई संबंध नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली यहां पर आरबीआई इस कानून के तहत स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन बैंकों का जो है बेसिकली ब्रांच नहीं खोलना अगर है, बैंकों को अगर लाइसेंस देना है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है। नई ब्रांच जो खोली जाती है, ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस, वो सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये आप याद रखेंगे, सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच एंटिटी रेगुलेट्स द यहां पर या सुपरवाइज एनबीएफसीज, मतलब ये कि कौन सी जो है वो संस्था है या एंटिटी है जो एनबीएफसी को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करती है, उसका सुपरविजन करती है, उसकी देखरेख करती है, कंट्रोल करती है। तो आपको बता दूं कि एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है कंपनीज का जो है आरबीआई के अंडर में है, जो है ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर नॉन बैंकिंग कंपनीज है ना। तो वो जो है डिपार्टमेंट आरबीआई के अंडर में है, तो आप याद रखेंगे कि बेसिकली एनबीएफसीज को कंट्रोल और रेगुलेट और पर्यवेक्षित कौन करता है, आरबीआई ही करता है। नॉन बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज है, मतलब डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं खोलती हैं, लेकिन लोन देती हैं, एफडी और आरडी भी जमा करा सकती हैं जनता से। क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर अगला, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नो योर कस्टमर गाइडलाइंस आर इशूड। आपको बता दें, नो योर कस्टमर को हम लोग अपनी चालू भाषा में ज्यादातर बोलते हैं केवाईसी, अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाइए। तो ये जो केवाईसी होता है, जो बैंक यूज करता है, जनता से ये जानकारी जुटाता है, केवाईसी इंफॉर्मेशन, ये केवाईसी की गाइडलाइंस किस सेक्शन में है, तो आपको बता दूं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप पहले भी पूछा गया और अब भी आगे भी पूछ सकते हैं आपसे कि भैया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसका सेक्शन 35A, सेक्शन 35A जो है वो बेसिकली केवाईसी के लिए है, या केवाईसी के बारे में बताता है, केवाईसी के बारे में जानकारी देता है। Who is entrusted with the power to lay down instruction to the banks in India for audits? भारत में बैंकों को लेखा परीक्षा के लिए निर्देश देने की शक्ति किसे सौंपी गई है? मतलब जो ऑडिट होते हैं, निरीक्षण होता है, अंकेक्षण होता है बैंकों का, उस निरीक्षण की जो है या अंकेक्षण की जो है लेखा परीक्षा की जो शक्ति है, निर्देश देने का अधिकार है, वो किसे सौंपा गया? तो आप ध्यान रखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई लेना देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई लेना देना नहीं है, से भी बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। तो बैंकों को ऑडिट करने के लिए निर्देश कौन देता है? आरबीआई निर्देश देता है। आरबीआई के पास 16 अधिकार है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर है बैंक रेट मींस, बैंक रेट का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, बैंक रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ऑन एडवांसेस। भैया देखो, जो लोन देने पर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे तो बेस रेट बोलते हैं, बैंक रेट थोड़ी बोलते हैं, तो भैया ये तो गलत है। क्लियर है। उसके बाद द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर देयर क्लाइंट्स, है ना। तो बैंक कमर्शियल जो है क्लाइंट्स को बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह डिस्काउंट करने का काम जो है वो आरबीआई का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक्स ऑन द डिपॉजिट। अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पर जो है बैंक्स जो इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो वैसा इंटरेस्ट या तो बेस रेट कहलाता है, और अगर बाकी और जो डिपॉजिट बैंक करते हैं आरबीआई में और उसके बदले जो इंटरेस्ट मिलता है
वो रिवर्स रेपो रेट होता है। और आपको बता दें कि वैसे भी अलाउड बाय आरबीआई तो ऐसा कुछ है नहीं, सॉरी बैंक कोई इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करते सिवाय इसके कि उन्हें किसी दूसरे बैंक को अगर लोन देना है तो इंटरेस्ट डिसाइड करते, या कस्टमर को लोन देना है तो इंटरेस्ट डिसाइड करते, बाकी ये नहीं डिसाइड करते। अब देखते हैं द स्टैंडर्ड रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर टू बाय, RBI is prepared to buy or rediscount bill of exchange. Other commercial paper are eligible for purchase under the Reserve Bank of India Act 1934. बिल्कुल सही। तो आप ध्यान रखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जिस रेट पर रीडिस्काउंट करता है या जो है एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है, बेचता है, तो वो जो रेट होता है वो कहलाता है आपका बैंक रेट। इज दैट क्लियर? ध्यान रखेंगे, है ना। द स्टैंडर्ड रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अदर कॉमर्शियल पेपर्स आर एलिजिबल फॉर परचेज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। कॉमर्शियल पेपर भी जो है बेसिकली इसी रेट पर डिस्काउंट वगैरह किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे बैंक रेट का जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बिकम एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो बेसिकली किस स्टेट में जो है या जम्मू कश्मीर में जो है वो कब एप्लीकेबल हुआ? आपका बता दूं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में तो आ गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो कब हुआ? 49 में, 70 में, 1956 में या 66 में? तो इसका सही आंसर है 1956। 1956 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है या जो आरबीआई के नियम है वो इनके बैंकों पर कब से लागू हुए? 1956 से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रीपेमेंट कैपेसिटी इन केस ऑफ टर्म लोन प्रपोजल्स इज जज्ड बाय द बैंक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज? मतलब ये कि सावधि ऋण प्रस्तावों के मामले में चुकौती क्षमता को निर्धारण बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुपात से किया जाता है? तो आप लिखेंगे भैया ऑप्शन यहां पर है डेट इक्विटी रेशियो, है ना। मतलब ये कि जब कोई लोन लेने आता है, सीधी बात है, तो वो लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इसका निर्धारण बैंक कैसे करता है? तो क्या डेट इक्विटी रेशियो से करता है, क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से करता है, या नेट प्रेजेंट वैल्यू से करता है, ब्रेक इवन एनालिसिस से करता है, या डेट सर्विस कवरेज से करता है? ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, डेट इक्विटी रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो तो अनएक्सपेक्टेड है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उससे भी बैंक को कोई लेना देना नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, अभी वैल्यू उसकी क्या है ना, वो ठीक है, लेकिन ये भी बेसिकली उतना असरदार नहीं होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब ये कि जितनी लागत है, प्रॉफिट में कब आएगा, कितना एनालिसिस होगा, इस सब को भी बैंक का कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के बैंक ये देखता है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है, मतलब ये कि अपना डेट जो है वो चुकाने के लिए कितना कैश जो है वो जुटाया जा सकता है उस संस्था के द्वारा, है ना। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, है ना, अपना डेट चुकाने के लिए वो कितना कैश रेज कर सकता है या कितना कैश जुटा सकता है, ये क्षमता जो है वो बैंक देखता है, उससे पता चलता है रीपेमेंट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? सो द राइट आंसर इज ई ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है ये सब गलत है, सही आंसर क्या है? ई ऑप्शन है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आगे बात करते हैं, द टर्म करेंसी ऑफ इंडिया रेफर्स टू, भारत की मुद्रा या करेंसी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? 1 रुपए का नोट और कॉइन, बैंक नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5, 10, 20, 50, 100, है ना, ये सब है। क्या है द करेंसी ऑफ इंडिया? क्या है? द 1 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन्स, है ना, यहां पर लिखा 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स एंड बैंक नोट इशूड बाय, तो बैंक नोट तो और भी है ना, 1 रुपी नोट ओनली, है ना। तो यहां पर नोट लिखा है, फिर सिक्का किधर जाएगा अगर 1 रुपए का? तो देखो सिंपल सी बात, आपसे कोई पूछे इंडिया की करेंसी क्या है, तो आप क्या बोलते हो? रुपी। तो अब रुपी वो नोट भी हो सकता है, कॉइन भी हो सकता है। इधर लिखा करेंसी ऑफ इंडिया, क्या है? रुपी, नोट एंड कॉइन बोथ। तो द राइट आंसर इज 1 रुपी नोट एंड कॉइन, इसी को बोला जाता है भारत की करेंसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In terms of section 24 of the Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank of India may issue
बैंक नोट्स फॉर द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ, मतलब ये कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम मूल्य वर्ग के नोट जारी कर सकता है। सबसे ज्यादा बड़ा नोट जो छाप सकता है वो कौन सा है? 500 का है, 5000 का है, 10,000 का है या 1000 का है? तो देखिए सिंपल सी बात है, 5,500 का तो छप रहा है, 1000 का छपता था, 5000 का छपता नहीं है और 10,000 का भी नहीं छपता है। एक जमाने में छपता था 10,000 का। तो मतलब ये कि आपको बताऊं, मोरारजी देसाई ने जो है ये नोट बंद किए थे 1978 में, है ना, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन जब किया था। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा नोट जो छापा जा सकता है आरबीआई के द्वारा, मतलब ये नोट छापने के लिए उसे कोई नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी जब जरूरत पड़े छाप सकता है। तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन नोट विच कैन बी प्रिंट बाय आरबीआई, तो आप बता सकते हो 10,000 रुपए का नोट जो है वो छापा जा सकता है। ₹10,000 का नोट जो है वो आरबीआई छाप सकता है। और आपको बता दूं, इसके लिए सेक्शन 24 आता है, सेक्शन 24 आरबीआई एक्ट 1934, है ना, 34-24, आप ऐसे याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल अथॉरिटी ऑफ करेंसी ऑफ इंडिया। तो करेंसी ऑफ इंडिया को इशू करने के लिए जो सोल एंड होल एकमात्र जो प्राधिकरण है वो कौन है? तो भैया देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, कंट्रोलर ऑफ करेंसी भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। यहां पर सीधा सीधा है, करेंसी को जारी करने का सोल जो अथॉरिटी है, राइट है, वो किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। क्लियर है? तो बेसिकली उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया या डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि इसके बाद जो है समय जो है दोबारा नहीं लौट कर आएगा। अब की बार एसबीआई पार, इस मेहनत और उद्देश्य के साथ जो है अपनी तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। आपको बता दूं, ये सब जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन देता है, वो भी 100% फ्री। तो अगर आप ये 100% फ्री एजुकेशन पाना चाहते हैं तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए आज ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।